Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 23rd May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूल टैक्स टुडे. तो फ्यूल टैक्स न्यूज़ में है बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पे लगती है उसे रिड्यूस किया है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस पूरे इशू को काफ़ी डिटेल में देखेंगे. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. सो वी आर सेलिब्रेटिंग दी 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय. तो जानेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही हैं, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स उनकी लाइफ के, आइडियोलॉजी के, जो रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं, इन सब को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे. आफ्टर दैट दिस इज अनदर टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, which is about artificial intelligence chips. We'll talk about this as well, AI chip, artificial intelligence chip. And then lastly, we'll talk about PM Gati Shakti initiative. This is important from our mains GS2 point of view. It's an important government scheme. GS3 से भी relate कर सकते हैं with infrastructure. तो ये पूरा का पूरा topic important है. So let's begin with it. तो सबसे पहले फ्यूल टैक्स से शुरुआत करते हैं. नाउ दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS3 से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल. जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे रिड्यूस कर दिया गया है. पेट्रोल से 8 रुपीज़ पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और डीजल से 6 रुपीज़ पर लीटर एक्साइज ड्यूटी डिक्रीज़ की गई है. इसी के साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी रॉ मटेरियल पे लग रही थी और जो इंटरमीडियरीज हैं फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और आयरन एंड स्टील, इनके ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, उन्हें भी डिक्रीज़ किया गया है. तो दो बड़े स्टेप यहाँ पे आए हैं. एक तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है उनको डिक्रीज़ किया गया, एंड इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी, दिस इज़ अबाउट कस्टम ड्यूटी. फर्स्ट केस में हम एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, सेकंड केस में हम कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं. तो कस्टम ड्यूटी जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और आयरन और स्टील के रॉ मटेरियल्स पे लगती है, उनके ऊपर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है. नाउ अगर हम मेजर रीजंस देखें कि ये जो रिडक्शन हुआ है इसके मेन रीजंस क्या हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, दिस इज़ डन स्पेशली टू इन द लाइट ऑफ द करंट इन्फ्लेशन. जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, इसे कूल डाउन करने के लिए ये जो स्टेप हैं वे लिए गए हैं. इन दोनों कस्टम ड्यूटी और जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल को डीजल पे लगती है उसे रिड्यूस किया गया है. करंट डाटा जो हमें शो कर रहा है वो ये है कि हमारी रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो वो 8 ईयर हाई लेवल पे पहुंच चुकी है. अप्रैल मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ 7.9%. एंड सिमिलरली हमारी जो होल सेल इन्फ्लेशन है वो लगातार 13 मंथ्स हो गए कॉन्सिक्वेंटिवली, इट इज़ इन डबल डिजिट नंबर ओनली. तो इन्फ्लेशन का प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए सबसे पहले जो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उसे कम किया गया. आयरन, स्टील और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स पे जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी उन्हें भी डिक्रीज़ किया गया है. नाउ अगर हम इसे लेकर देखा जाए तो ये जो फ्यूल टैक्सेस में जो कट हुए हैं, इससे डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट डायरेक्टली जो पड़ रहा था वो काफ़ी कम होगा. स्पेशली अराउंड 20 बेसिस पॉइंट इसका डिक्रीज़ हमें इन द मंथ ऑफ जून देखने के लिए मिल जाएगा. तो जो हम रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये जो फ्यूल टैक्सेस में कट हुआ है, इससे इन्फ्लेशन डायरेक्टली अराउंड 20 बेसिस पॉइंट तो डिक्रीज़ हो ही जाएगी. नाउ अगर हम रिसेंट पास्ट देखें तो ये सब पहली बार नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है. इससे पहले भी दिस इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कट द फ्यूल टैक्सेस. लास्ट ईयर नवंबर में
अभी सेंटर ने जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे डिक्रीज़ किया था, पेट्रोल का 5% कम किया था, डीजल का 10 रुपीज़ कम किया था. नाउ in the recent past only, this is the second time when the central government is decreasing the excise duty. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एक बड़ी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो टैक्स कट हो रहे हैं, इसका सारा का सारा जो बर्डन है, दिस एंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स कट विल बी borne बाय द सेंटर. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा कि जितना भी ड्यूटी रिडक्शन हमारे पेट्रोल और डीजल में किया गया है, दिस इज़ डन आउट ऑफ द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कंपोनेंट. तो मतलब पूरा का पूरा बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी जो टैक्स कट हुए हैं, एंड दिस इज़ बी डन आउट ऑफ द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कंपोनेंट से इससे लिया जाएगा. सो द एंटायर बर्डन इज borne बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ इसके अलावा देयर आर सम कंसर्न्स कि ये जो ड्यूटी कट्स लगाए गए हैं, क्या इससे फर्दर कंज्यूमर तक जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ होंगे या नहीं होंगे. दिस विल डिपेंड अपॉन द स्टेट्स कि वो भी अपने टैक्सेस में कुछ डिवोल्यूशन करती हैं या नहीं. फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा है कि जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे लगती है, विच इज़ शेयरेबल विद स्टेट्स, उसे यहाँ पे टच नहीं किया गया है. जो होल सोली जिसमें सेंटर का शेयर है, उस पार्ट को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है. देन आगे अगर हम देखें तो पता होना चाहिए हमें कि किस तरह पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाते हैं. तो जो टोटल टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पे लगते हैं, सबसे पहले आता है हमारा बेसिक एक्साइज ड्यूटी. देन वी हैव अ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी. देन द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस. एंड देन वी हैव एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस. सो इन सब में से जो हमारा बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, दिस इज़ ओनली विच इज़ शेयरेबल विद द स्टेट. याद रखेंगे जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है यही ऐसी है जो कि शेयर होती है स्टेट्स के साथ. उसके अलावा चाहे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस हो, ये सब सेंटर के पास रहता है. और जो करंट जो हमें टैक्स में टैक्स ड्यूटी जो कट किया गया है, दैट विल बी borne आउट ऑफ द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस. तो ये वाला जो पॉइंट है कि कहाँ से लिवाई किया जाएगा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. लास्ट कट जब नवंबर में लगा था तो भी यहीं से कंप्लीट किया गया था, और अभी भी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के थ्रू ही जो टैक्स कट है दैट उसका जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. एक और चीज़ याद रखिएगा, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, दिस इज़ दैट वन पार्ट विच इज़ शेयरेबल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. लास्टली बात आती है, क्योंकि अब इस आर्टिकल में दो चीज़ें की गई हैं, एक्साइज ड्यूटी भी मेंशन किया गया है और कस्टम ड्यूटी भी मेंशन किया गया है. तो वी शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज. तो एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें, सो अगैन दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स जो कि गुड्स पे लगाया जाता है फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल. वो गुड्स जिनकी प्रोडक्शन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, सेल के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी. ये हमें और भी क्लियरली समझ में आएगी. एक्साइज ड्यूटी सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर लगाई जाती है विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं, फिर लाइसेंसिंग होगी, सेल होगी, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. जबकि वो गुड्स जो कि बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, विच आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उन्हें कहा जाता है कस्टम ड्यूटी. तो जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हुई हो और इंडिया में आप उसे लेकर आ रहे हैं तो आप उसके ऊपर कस्टम पे करते हैं. लेकिन इंडिया में ही अगर प्रोडक्शन हुई है, उसके आगे जो टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी. आगे बढ़ते हैं. सो राजा राम मोहन रॉय इज़ इन न्यूज़. दिस again is very important from our prelims point of view as well as from mains point of view. So we are celebrating the 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy. And इस दौरान वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्टैचू अनवील किया गया है राजा राम मोहन रॉय का एट राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन. दिस इज़ एट द सॉल्ट लेक. एंड ये जो अनवीलिंग की गई है, दिस इज़ डन बाय the Minister of Culture, and this basically marks the inauguration of the center's celebration plan.
तो पहले तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो गया। राजा राम मोहन रॉय का स्टैचू अनवील कहाँ किया गया है? एट अ लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सॉल्ट लेक। तो जानते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। सी यू रीड अबाउट राजा राम मोहन रॉय इन मच मोर डिटेल इन योर हिस्ट्री क्लासेस। आपको अनुराग सर काफ़ी अच्छे से राजा राम मोहन रॉय की पूरी जर्नी, उनकी आइडियोलॉजी, हम ये सब पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री नहीं की है तो बहुत जल्द जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अनुराग सर के साथ, यू विल बी गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल पॉइंट से तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक क्विक गो थ्रू करेंगे अबाउट राजा राम मोहन रॉय, हिज लाइफ, हिज आइडियोलॉजी एंड हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज़ रेनेसा। जो जागृति आई है, जो रेनेसा आया है इंडिया में, उसके मॉडर्न इंडिया रेनेसा के फादर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ही इज़ अ टायरलेस सोशल रिफॉर्मर। He inaugurated the age of enlightenment and liberal reformist modernization in India. इंडिया के अंदर रेनेसा आना, जागृति आनी, उसकी एनलाइटनमेंट राजा राम मोहन रॉय ने की है। Therefore he is called as the father of modern India's Renaissance. He was a tireless social reformer. लाइफ अगर देखें तो राजा राम मोहन रॉय, he was born on 22nd May 1772. He was born in an Orthodox Brahmin family in Radhanagar, Bengal. तो 22 मई को इनका जन्म हुआ। राजा राम मोहन रॉय की जो अर्ली एजुकेशन है, इसमें उन्होंने इस दौरान पर्शियन और अरेबिक स्टडीज़ की हैं एट पटना। ही ऑल्सो रेड कुरान ओवर देयर। ही वर्क्स ऑफ सूफी मिस्टिक पोएट्स, अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये सब उन्होंने वहाँ पे पढ़ा है। जिसके बाद पटना से निकल के जब बनारस पहुँचते हैं तो बनारस में संस्कृत पढ़ते हैं और वेदास पढ़ते हैं, उपनिषद्स पढ़ते हैं। So when he was returning to his village at the age of 16, he wrote a rational critique of Hindu idol worship. हिंदू आइडल वर्शिप के ऊपर एक रैशनल क्रिटिक भी उन्होंने लिखा। 1803 से लेकर 1814 तक he is worked with East India Company as a personal diwan for personal diwan, first of Woodford and then of Digby. तो एज अ पर्सनल दीवान उन्होंने काम किया है। देन इन 1914 ही रिजाइंड फ्रॉम दिस जॉब एंड देन ही मूव टू कलकत्ता in order to devote to his life to religious, social and political reforms. Then 1830 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड जाते हैं to present there to counteract the possible nullification of act banning sati. एंड राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो टाइटल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द टाइटल ऑफ राजा वॉज गिवन बाय द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली अकबर II. अकबर II ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था क्योंकि उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने उनके जो ग्रीवियंसेस थे वो ब्रिटिश किंग के सामने रखे थे। जिसके बाद अकबर II, मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, they gave the title राजा टू राजा राम मोहन रॉय। नाउ आइडियोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राजा राम मोहन रॉय काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से इन्फ्लुएंस थे, जिसके बाद वो काफ़ी रैशनलिज्म और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर स्ट्रेस दिया करते थे। ही बिलीव्ड कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, दिस हैज़ बिकम द कॉज ऑफ इंजरी एंड डेट्रीमेंटल टू द सोशल लाइफ एंड इज़ द सोर्स ऑफ ट्रबल। इससे लोगों के बीच में हेट्रेड बढ़ रही है एंड इंस्टेड कि ये हमारी सोसाइटी को उभारे, इससे हमारी सोसाइटी की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डिटेरेट होती जा रही है। एंड देन राजा राम मोहन रॉय कंक्लूडेड दैट रिलीजियस रिफॉर्म इज बोथ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजा राम मोहन रॉय वॉज अट्रैक्टेड टू इस्लामिक मोनोथिज्म एज वेल एंड ही ऑल्सो सेड कि जो मोनोथिज्म है, monotheism, this is also the fundamental lesson of our Vedanta.
हमारे जो वेदांत हैं, इनमें भी मोनोथिज्म की ही बात की जा रही है। मोनोथिज्म क्या है? द आइडिया ऑफ सिंगल यूनिटेरियन गॉड, एंड दिस वाज करेक्टिव टू द पॉलीथिज्म ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म चल रहा था, अलग अलग देवी देवताओं को मान रहे थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय कहते हैं नो, देयर इज सिंगल एंड यूनिटेरियन गॉड, मोनोथिज्म को फॉलो करो। एंड क्रिश्चियंस दे यूज्ड टू फॉलो ट्राइनेट्रिनिज्म। तो ही बिलीव दैट जो मोनोथिज्म है, दैट सपोर्ट वन यूनिवर्सल मॉडल, द मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी। And the most important of all, he believed in social equality of all the human being. And he felt that the strong opposer, he was born in the Brahman family, but still he was the strong opposer of the caste system in India. He was seeing कि किस तरह से oppressions हो रहे हैं, तो उसे किस तरह सबसे ज़्यादा अपोज वो कास्ट सिस्टम को लेकर थे। अगेन राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो काफ़ी डेप्थ में जाने का दिल करता है, लेकिन वो आप अनुराग सर के साथ जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एक गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ तो वो पॉइंट्स कवर करेंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, नहीं तो एक पिक्चर आपके मन में, एक छवि आपके मन में क्रिएट होगी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप अनुराग सर के साथ पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा की फॉर्मेशन की 1828 में, जिसको बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। एंड द एम वाज टू वर्शिप द इटर्नल गॉड, एंड ही वाज अगेंस्ट प्राइस्टहुड नहीं होने चाहिए, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, इन सब के राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट थे। ही फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। He believed in the unity of all the religions. And ये कह सकते हैं कि this was the first intellectual reform movement in modern India. Modern India में ये पहला intellectual reform movement है. And this led to the rationalism and enlightenment in India, जो कि ultimately directly और indirectly जाके हमारा जो nationalist movement है उसमें जाकर contribute करता है। This intellectual reform movement was the forerunner of all the social, religious, political movements of our modern India. Now, राजा राम मोहन रॉय की contributions को हम कुछ categories में divide करेंगे। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के social reforms को समझते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय ने अमित्य सभा 1814 में फाउंड किया था। Then Calcutta Unitarian Association 1921, and then Brahmo Samaj 1828, which became पहले ब्रह्मो सभा था and then it became ब्रह्मो समाज। तो अमित्य सभा, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज। He campaigned against the caste system, untouchability, superstition, use of intoxicants, इन सब के वो उन्होंने खिलाफ कैंपेन किया। He was also known for his pioneering thought and action on emancipation of women, especially on the abolition of sati and widow remarriage. ये दो ऐसी चीज़ें जिन पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान किया। He was the one with the pioneer thought कि जो सती abolish होना चाहिए, widow remarriage जो है वो होनी चाहिए, and there should be the action against the emancipation of women. It was his relentless advocacy that his contemporary like Ishwar Chandra Vidyasagar that ultimately finally led to the abolition of sati under the governor William Bentinck in 1829. लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, इसके अगेंस्ट कैंपेन किसने किया, पायनियर किसने किया? सो द आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। आफ्टर दिस राजा राम मोहन रॉय की एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ही सपोर्टेड David Hare's effort to find the Hindu college in 1870 and Roy's English school and taught mechanics and Voltaire's philosophy. He followed up with Anglo-Hindu school in 1822. In 1830 he assisted Alexander Duff to set up a General Assembly's institution which later became the Scottish Church College. And then in 1825 he established Vedanta College
जहाँ पे इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेस भी पढ़ाई जाती थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सीधा डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तुहफ़त उल मुहाविदीन या सो मैनी ऑफ दीज, कॉन्फ्रेंस बिटवीन एडवोकेट for an opponent of practice of burning widows alive, right? The defense of Hinduism, the precepts of Jesus, Bengali grammar, universal religion, Indian philosophy, गौदिया व्याकरण, ये सब जो लिटरेरी वर्क्स राजा राम मोहन रॉय के हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy. So after this, let's talk about the religious reforms of Raja Ram Mohan Roy. तो राजा राम मोहन रॉय ने अपना जो फर्स्ट वर्क है उसे पब्लिश किया था एज तुहफ़त उल मुहाविदीन, जिसका मतलब है गिफ्ट टू द डेस्ट. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1803 एंड इट बेसिकली एक्सपोज द इरैशनल रिलीजियस बिलीव्स एंड जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको यहाँ पे एक्सपोज किया गया. एंड द बिलीव दैट देर इज़ रेवलेशन, प्रॉफिट्स, मिराकल्स, इन सबको यहाँ पे डिस्ट्रीगार्ड किया गया. देन 1814 में अमित्य सभा की फॉर्मेशन होती है कलकत्ता में, जहाँ पे आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज़, मीनिंगलेस रिचुअल्स, सोशल इल्स, इन सब के खिलाफ कंपेन किया गया. ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड ही रिजेक्टेड क्राइस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड. जो उनका जो लिटरेरी वर्क है इन प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, सो ही ट्राइड टू सेपरेट द मॉरल एंड द फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट. यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय को भारत पाथिक कहकर पुकारते थे, by which he basically meant to say that Ram Mohan combined in his personality the underlying spirit of Indic civilization, the spirit of pluralism, tolerance and cosmic respect for all forms of life. This was, Bharat Pathik. रविंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय को कहा करते थे. इसका मतलब बहुत डीप है. इंडिक सिविलाइजेशन की जो स्पिरिट है, चाहे वो स्पिरिट ऑफ प्लूरलिज्म हो, टॉलरेंस हो, कॉस्मिक रिस्पेक्ट हो फॉर द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उन सब के लिए रिस्पेक्ट होना. देन इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो उन्होंने अपनी राइटिंग से जो मूवमेंट था फॉर फ्री प्रेस इन इंडिया, इसे सपोर्ट किया. स्पेशली जब प्रेस सेंसरशिप थोड़ी रिलैक्स कर दी गई थी बाय द लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1819, उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय ने 3 जर्नल्स रिलीज़ किए थे. द ब्रह्मानिकल मैगज़ीन इन 1821, द बंगाली वीकली संवाद कॉमेडी एंड द पर्शियन वीकली मिरात उल अखबार. तो ये इम्पॉर्टेंट जो अगेन हमारे पास राइटिंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. यू शुड नो दिस. आफ्टर दिस अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो ही ऑल्सो डिमांडेड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज and separation of executive from judiciary, and he also demanded equality between Indian and Europeans. यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने इवन जो बंगाली ज़मींदार थे उनकी जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी उनको भी कंडेम किया. एंड ही ऑल्सो डिमांडेड फॉर द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट. ही डिमांडेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स फ्री लैंड्स. ही कॉल्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड. तो कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी से लेकर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हर फील्ड में राजा राम मोहन रॉय ने कंट्रीब्यूट किया है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स से रिलेटेड है. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. तो एज वी आर सीइंग कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की जो अडॉप्शन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है. And now the chip makers, they're designing different types of these chips ताकि जो artificial intelligence applications हैं वो power up हो सके. तो यहाँ से सबसे पहले समझेंगे कि what are these artificial intelligence chips, how these are different from traditional chips और इनकी application किस तरह रहती है. तो ये 3 पॉइंट समझकर हमें एक आइडिया हो जाएगा that what are artificial intelligence chips.
तो AI चिप्स की अगर हम बात करें, सो दे आर बिल्ट विद स्पेसिफिक आर्किटेक्चर and they have integrated artificial intelligence acceleration to support deep learning based applications. तो एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर बिल्ड किया जाता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है सो दैट जो डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस हैं ये उनको सपोर्ट कर सकें. इन चिप्स का विद द हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड द कॉम्प्लीमेंट्री पैकेजिंग, जो मेमोरी है, स्टोरेज है, देयर इज़ इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़. तो इन सबको देखते हुए ये जो चिप्स हैं, इट इज़ पॉसिबल टू इन्फ्यूज़ देम इनटू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशन, एंड जिससे कि जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन में टर्न हो सकता है एंड देन दैट कैन टर्न इनटू नॉलेज. एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ AI चिप्स. कुछ हमारे पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं. वी हैव फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज. वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, GPUs, which are designed for diverse artificial intelligence applications. फिर क्वेश्चन आता है that how are these artificial intelligence chips different from the traditional chips? तो याद रखेंगे, अगर हम traditional chips की बात करें, they contain the processor core and memory and they perform their computational task and they continuously move commands and datas between two hardware components. तो इस तरीके से जिसमें प्रोसेसर कोर हो, मेमोरी हो, कंप्यूटेशनल टास्क हो एंड लगातार कमांड और डाटा के बीच में जो टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ये मूव हो रहा है ना. ये जो चिप्स होती हैं, दिस आर नॉट आइडियल फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बिकॉज दे वुड नॉट बी एबल टू हैंडल द हायर कंप्यूटेशनल नेसेसिटीज़. जो वर्कलोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएगा ये उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा. However, there are some high-end traditional chips जिनको यूज़ किया जा सकता है for certain AI application. But artificial intelligence chips जो होती हैं, they contain the processor core as well as the several artificial intelligence optimized cores. ये depend करता है कि किस scale की chip आप यूज़ कर रहे हैं. And they are designed to work in harmony when performing the computational task. And these AI cores, they are optimized for the demands of the heterogeneous enterprise class. और जो AI workload है with low latency interferencing ये उसे complete करता है. Because of the close integration with the other processor cores, they are also designed to handle the non-AI applications also. Then artificial intelligence chips की application क्या है? तो it is used for multitude of smart machines, devices, जिसमें let's say there's one that are set to deliver the performance of a data center class computer to the edge devices. इन चिप्स को इन व्हीकल कंप्यूटर्स में भी लगाया जाता है to run the state of art artificial intelligence applications. They are also used in powering application. जिस तरह हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, ड्रोन्स, रोबोट्स, इनमें यूज़ किया जाता है. They are used for natural language processing application because there is a rise in demand of chatbots and online channels like Messenger, Slack and others. तो यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेशनल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग में जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टू एनालाइज द यूज़र मैसेजेस एंड द कन्वर्जेशनल लॉजिक एज वेल. Lastly, we have PM Gati Shakti initiative. Again, this topic is important from prelims as well as mains point of view. So, PM Gati Shakti initiative is in news as the Department for Promotion of Industry and Internal Trade has stated that all the logistics and connectivity infrastructure projects entailing an investment of over 500 crore will route through the network planning group. तो प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव में एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया गया था. तो इंडिया में कोई भी लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है जिसमें मोर देन 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी है, तो अब ये भी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के रूट से ही आएगा. तो ये जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ने ये जो मूव लिया है, दिस इज़ बेसिकली टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट and to promote the effective and efficient planning of the infrastructure projects. The Department for Promotion of Industry has also said that all the departments will now approach the network planning group first
टू गेट अप्रूवल बिफोर मेकिंग अ DPR। इससे पहले कि वो अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, सबसे पहले उनको नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को आकर अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, अप्रूवल लेना होगा। नाउ जब नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से अप्रूवल मिल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगी, then the project would follow the normal procedure of approval from the finance ministry and then cabinet depending upon the nature of the project। तो अब एक चीज़ ऐड कर दी गई है कि जो भी लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 500 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए रूट खोल दिया गया है, दैट इज़ ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट PM गति शक्ति इनिशिएटिव, सो दिस वाज लॉन्च्ड the ambitious गति शक्ति स्कीम, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान, जिसे हम गति शक्ति इनिशिएटिव भी कह देते हैं। अब इसका एम क्या है? दैट इज़ टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, जिससे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो सके। गति शक्ति स्कीम के अंदर हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था विच वाज लॉन्च्ड इन 2019, उसे भी यहाँ पे सब्स्यूम कर दिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे कट किया जाता है, और इस स्कीम के अंदर जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसे भी इंक्रीज़ किया जाएगा, एंड फर्दर दिस विल रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम एट द पोर्ट्स टू बूस्ट द ट्रेड। And this also aims to have 11 industrial corridors in India and 2 new defense corridor। जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, एक तमिलनाडु और एक उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इकट्ठे यहाँ पे काम करती हैं। सो दिस इज़ द नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक zones, Gati Shakti। So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.